नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ मकरंद। आज मैं काफ़ी अनुग्रहित फील कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ श्री तेजेंद्र शर्मा जी से। अब तेजेंद्र शर्मा जी से बात करके मैं अनुग्रहित क्यों फील कर रहा हूँ, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जब मैं छोटा था, टीवी एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। हमारे घर में भी आया। पहले हम पड़ोस के आ जाते थे, फिर हमारे घर में भी आया। जब हमारे घर में आया तो एक धारावाहिक आता था, शांति। और आज जो OTT प्लेटफॉर्म पे मेगा सीरियल्स या इन चीज़ों के नाम से आते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय और हिंदी के जब बात चलती है तो हिंदी में सबसे पहला सीरियल जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी एपिसोड्स तक चला, वो शांति था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं साहित्य अकादमी में कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था, उसमें भी एक बुक का परिचय आया जिसका शीर्षक था ढिबरी टाइट। इसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मैं अपने श्रोताओं को इंट्रोड्यूस कराऊं श्री तेजेंद्र शर्मा जी से। स्वागत है तेजेंद्र शर्मा जी आपका। धन्यवाद ऋषभ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, आपसे जुड़ के। और मुझे युवा पीढ़ी से बातचीत करना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। आपका आशीर्वाद है। सीखने के लिए तो अनुभव से सीखते हैं, तो अनुभव आपके पास है, सीखना हमें है आपसे। तो बातचीत का क्रम शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, और कहीं पे क्योंकि मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें शायद उतने क्लियर नहीं है, तो जितना इंटरनेट पे आपके बारे में पढ़ा या जाना या सुना, तो आप पंजाब में या पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो पंजाब से लंदन तक का सफ़र कैसा रहा, और क्यों, मतलब लंदन ही क्यों सही ऐसा है जगह कि थी? मैं पंजाब से सीधा लंदन नहीं आ गया। जी। रास्ते में बहुत सारे स्टॉप थे। अच्छा। फादर हमारे क्योंकि ऐसी नौकरी में थे जहाँ ट्रांसफर्स हो जाती थी, जी। तो जिस समय मैं पैदा हुआ तो वो जगरांव पंजाब में एक शहर है, जी। वहाँ स्टेशन मास्टर थे। तो मैंने अपनी एक कहानी में लिखा है कि जगरांव में दो महान लोग पैदा हुए हैं। जी। दूसरे का नाम लाला लाजपत राय है। बहुत सही, बहुत सही। तो बहुत छोटा था जब हम पंजाब से उठ के दिल्ली आ गए। जी। फादर की ट्रांसफर दिल्ली हो गई, तो पांचवी के बाद की मेरी जो पढ़ाई है वो दिल्ली में हुई। और मैंने हिंदी सिर्फ छठी, सातवीं और आठवीं में पढ़ी। हम्म। फिर मैं साइंस स्टूडेंट हो गया तो हिंदी पढ़ने का मौका नहीं मिला। जी। और उसके बाद बीए ऑनर्स इंग्लिश किया, एमए इंग्लिश किया, तो हिंदी के लिए कोई स्थान था नहीं। तो हिंदी के मामले में पूरी तरह से लगभग अनपढ़ था। अच्छा। तो दिल्ली में जब पढ़ाई पूरी हो गई, मैंने पढ़ाई इवनिंग क्लासेस में की। जी। दिन में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था अच्छा। और शाम को पढ़ाई करता था। तो जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई और शादी की बातचीत हुई, क्योंकि जो जिस लड़की से प्यार करता था उसने कहा कि भाई अगर अभी शादी करेंगे तो ठीक है, वरना फिर मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। जी। तो बहुत मतलब उस जमाने के हिसाब से यंग था, अराउंड अभी 25 का हुआ नहीं था पूरा। अच्छा। तो हमने शादी कर ली। जी। तो उसके बाद एक पत्नी जो मेरी थी इंदू, वो पीएचडी कर रही थी हिंदी में। जी। तो हम बॉम्बे आ गए एयर इंडिया ज्वाइन करने के लिए। तो एयर इंडिया में मैं फ्लाइट पर्सनर था, तो पूरी दुनिया घुमा करता था। मेरी नौकरी ही ये थी कि लोगों को विदेश ले जाना। इसलिए अगर आप मेरी कहानियां देखेंगे जो भारत में रहते हुए लिखी हैं, जी। वो भी हिंदी के एक टिपिकल लेखक से थोड़ी अलग पृष्ठभूमि की कहानियां हैं। जी। जिस ढिबरी टाइट कहानी का आपने जिक्र किया, या काला सागर, या देह की कीमत, तो हर कहानी में कहीं ना कहीं मेरा अनुभव जो विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ था उनमें से कहानियां निकल आती थी। जी। मैं गांव में कभी रहा नहीं, मैं पूरी तरह से शहरी प्रोडक्ट। अच्छा। तो मेरी कहानियां जो हैं वो बड़े शहरों को, महानगर को लेकर ही हैं, क्योंकि वही मेरी संवेदना है, वही मेरा अनुभव है।
जी जी। अ, मेरी पत्नी को कैंसर हो गया, तो मैं हिंदी उनकी संसर्ग में आकर ही लिखनी शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ पढ़ाई की वो नॉवल मैंने पढ़े, वो नॉवेल्स पर पीएचडी कर रही थी। तो उससे ये हुआ कि मुझे हिंदी में लिखने का शौक जागा। उससे पहले मेरी 2 किताबें अंग्रेजी में छप चुकी थी। जब मैं एमए पास करते ही पहली किताब लॉर्ड बायरन पर थी, दूसरी जॉन कीट्स पर थी। वो दोनों आलोचनात्मक पुस्तकें थी। जी तो हिंदी की पहली कहानी जब मैंने लिखी तो वो नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हो गई। जी। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई अ, नवभारत टाइम्स जैसी बड़ी अखबार में रविवारी परिशिष्ट में आपकी कहानी आ गई है। तो उसके बाद कहानियां छपती गई, मैं लिखता गया। मेरी पहली 25 कहानियां मेरी पत्नी ने ठीक की, क्योंकि मतलब वो हिंदी आपकी नहीं एडिटर आती थी। रही तो हैं? वो मतलब मेरी प्रेरणा, मेरी एडिटर, सब कुछ वही थी। जी अगर मैं हिंदी का लेखक हूं तो केवल उसकी वजह से, अदरवाइज मैं नहीं होता। तो उसके बाद उनको हो गया कैंसर। और मुझे याद है कि जब मैंने देह की कीमत कहानी लिखी तो उन्होंने कहा कि अब मैं आसानी से मर सकती हूँ, क्योंकि अब आपको मेरे से कहानियां ठीक कराने की जरूरत नहीं, अब आप अच्छी कहानी लिख लेते हैं। वो मेरा तीसरा कहानी संग्रह की कहानी थी। जी। तो इंदु की मृत्यु हुई तो मैं फ्लाइंग कर नहीं सकता था, क्योंकि बच्चे छोटे थे। जी तो मैं उनको लेके लंदन आ गया। बच्चों ने पढ़ाई यहीं की, जी। पहली नौकरियां भी यहीं की। अब मेरे दोनों बच्चे वापस चले गए हैं बॉम्बे, बिकॉज उनको लगता है कि मेरी बेटी को एक्टिंग का शौक है। आर्या शर्मा के नाम से वो टेलीविजन पे और सिनेमा में एक्टिंग करती है। जी 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 जी। और मेरा बेटा जो है वो आईटी में है, बहू मेरी डेंटिस्ट है। तो दोनों वापस बॉम्बे चले गए। मेरा बेटा कहता है कि अब ब्रिटेन में कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं क्योंकि यहाँ आ गया था तो मैं यहाँ का होके रह गया। जी तो इस तरह से यहाँ आने के बाद पहले 3 साल बीबीसी में नौकरी की, वर्ल्ड सर्विस रेडियो में जी। हिंदी न्यूज कास्ट। उसके बाद चैलेंज लिया और छोड़ छाड़ के रेलवेज ज्वाइन किया, ट्रेन ड्राइवर बन गया। जी। 1 साल की ट्रेनिंग ली। अब मैं 5 स्टेशन का मैनेजर हूँ। मैं इस साल अक्टूबर में 72 साल का हो जाऊंगा, और अभी मैं फुल टाइम जॉब में हूँ। तो आप मैनेज कैसे करते हैं लिखना या इस चीज को क्या? अच्छा, इस पे एक एक प्रश्न होगा कि कुछ लोगों को जिनको मैंने पढ़ा से उनका कहना है कि हमेशा एक चेन में आके लिखना नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़ा कोफ्त होता है आपके मन का। जो भावनाएं हैं वो एक खास समय पे ही आएंगी, ये जरूरी नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप रोज 4 बजे से 6 बजे तक बैठ के लिखेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, एक एक रूटीन होना चाहिए। अब वो रूटीन ये भी हो सकता है कि रोज लिखना चाहिए, भले 2 पेज लिखे। अब हो सकता है कि ये अलग अलग पड़ावों पे भी निर्भर करता हो कि आप लिखने के किस पड़ाव पे हैं और आप कितने मैच्योर हो चुके हैं लिखने में, और या अभी आप न्यू भी हैं। तो इसमें आप, जैसा आपने बताया कि अभी आप 5 स्टेशन के मास्टर हैं और मैनेज कर रहे हैं उसको, और 72 साल के हैं, तो इनमें से आप समय कहाँ से निकालते हैं इन कहानियों के लिए? देखिए क्या होता है कि जो काम आपको करना है जी। उसके लिए समय खुद ब खुद निकल आता है। ये बात तो सही है। ये वो बात तो सही इतना है। आप वो जो चीज है ना, अब देखिए आपके 20 मित्र हैं, जी उनमें से आप मिलते 2 को ही हैं, बाकी जी। 18 हैं। हाँ। आप उन 2 के लिए वक्त निकालते हैं, बिल्कुल। बाकी 18 के लिए नहीं निकालते। सही बात। तो इसी तरह से अब जैसे मेरा लेखन 2 तरह का है। मैं लंदन से एक ऑनलाइन पत्रिका निकालता हूं जिसका नाम है पुरवाई। तो पहले वो प्रिंट मीडियम में थी, लेकिन अब कोरोना के बाद से वो
केवल ऑनलाइन हो गई। तो मुझे हर सप्ताह एक संपादकीय लिखना होता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं टिपिकल संपादकीय नहीं लिखूंगा, मेरे संपादकीय एक कहानीकार के संपादकीय होंगे। तो मैंने क्या किया कि उन अनछुए पहलुओं को अपने पाठकों तक लाना शुरू किया जिन पर मुझे लगता है कि कहानी ना लिख के नॉलेज देना ज्यादा बेहतर है। अच्छा। जैसे गाय को सहलाने से जी। बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। अच्छा। ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे लगा कि अगर मैं इस पे कहानी लिखूंगा तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो मैं डायरेक्ट बात करूंगा। इंग्लैंड में गाय को सहलाने के 70 पाउंड 1 घंटा लगते हैं। ओके। अमेरिका में $70 पर आवर है। अगर आप केवल गाय के साथ रह के उसे सहलाना चाहते हैं, उसके गले लगना चाहते हैं, उसको प्यार करना चाहते हैं, उसे खाना खिलाना चाहते हैं, तो बहुत सारे किसान गाय इसीलिए पाल के रखते हैं कि लोग आएंगे आके सहलाएंगे। अच्छा, मतलब इसका कुछ प्रूवन फैक्ट है या बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जो ज्ञान होता है वैसा कुछ है ये? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 20 साल पुरानी है, गाय को सहलाना हजारों साल से हाँ। है ना। नहीं, हमारे इंडस्ट्री यहाँ वाली तो बात गाय मैं को बोल रहा माता हूँ के कि किसानों ने नो, मेरा इसको एक मतलब ये बिजनेस है बना कि दिया। जो जो अज्ञानता वाला ज्ञान है वो 20 साल पुराना है, जी। मगर गाय हमारे कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। काफी पहले से। जी। एक ही जानवर है जिसे हम माता कहते हैं, सही बात। तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो अंग्रेज जो है वो बिना लॉजिक के कोई काम नहीं करता है ना? हम्म। कोई अंग्रेज किसी गाय को सहलाने के 70 पाउंड 1 घंटा इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसने व्हाट्सएप में पढ़ लिया सही बात। है ना। तो ऐसे ही एक पढ़ा के अमेरिका में कॉलगेट टूथपेस्ट पे लिखा हुआ था कि अगर कोई बच्चा इसे निगल जाए तो पॉइजन एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। तो सवाल उठा कि क्या हर रोज सुबह मुंह में हम पॉइजन डालते हैं हम्म। अगर निगलने पे मिलना है? हम्म। तो ये छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते। इन बातों को अब जैसे कुछ लोग हैं जो जीते जी अपना फ्यूनरल देखना चाहते हैं कि हमारे मरने पे लोग क्या कहेंगे। अच्छा, ये मतलब कुछ साइकिक मनोवैज्ञानिक सबके लिए टाइप का आपको चीज है मेरे क्या? संपादकीय पढ़ने होंगे, जी। क्योंकि अब जैसे अभी एक संपादकीय हमने लिखा कि ग्लूटेन फ्री फूड क्या है। ग्लूटेन है क्या? एक्चुअली आप भी बात जानते होंगे ग्लूटेन फ्री फूड, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूटेन होता क्या है, किसी को नहीं पता ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन गेहूं में वो लिसलिसा पदार्थ है जो गेहूं के आटे को बांधता है, जो दूध या इसलिए चीज उसकी निकलती रोटी है। गोल बनती है ना, इसलिए उसकी रोटी गोल बनती है। जी। बेलना आसान है, लेकिन आप मोटे अनाज की जब रोटी बनाते हैं तो उसके कोने फट जाते हैं, बहुत कठिन होता है उसको बेल पाना, बिल्कुल। जो मोटे अनाज के हैं ना। बिल्कुल। तो उनमें ग्लूटेन नहीं होता, उसको बांधने वाला पदार्थ लिसलिसा नहीं होता उसमें। ये लिसलिसा पदार्थ जो है ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। गेहूं भारत का ओरिजिनल अनाज नहीं है। जो दूसरे मोटे अनाज हैं वो भारत के अनाज थे, जी। ये बाद में आया। तो इस पे मेरा संपादकीय है। अभी जो कल संपादकीय आएगा मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि ये तो आज लगेगा नहीं ऑनलाइन। देखिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं भी मर जाए उसका अंतिम संस्कार उस देश में हो सकता है।
मगर एक हिंदू की मुक्ति तभी होगी जब उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए। ये हर हिंदू का एक अंतिम यात्रा है। आपके बेटे अस्थियां लेके हरिद्वार जाते हैं, वहां पंडित हैं, आपके पूरे रजिस्टर बने हुए हैं, आपके दादा परदादा तक के नाम वहां लिखे हुए हैं। अब पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उनको वीजा नहीं मिलता। 1000 अस्थियां मंदिरों में रखी हुई कि कब भारत जाएंगी और कब गंगा जी में प्रवाहित होंगी। एक पुजारी 165 अस्थियां लेके आए। उन अस्थियों में दादाजी की अस्थि थी, उनके बेटे की अस्थि थी और उनके ग्रैंडसन की अस्थि थी। 3 पीढ़ियां मर चुकी थी और उनकी अस्थियां वहां पड़ी थी। ये आपको कौन बताएगा? तो ये जिम्मा मैंने अपने ऊपर लिया है कि अपने संपादकियों के माध्यम से मैं अपने पाठकों का ऐसी ऐसी चीजों से, ऐसी स्थितियों से परिचय करवाऊं जो उनके लिए, देखिए केजरीवाल क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये रोज अखबारों में छपता है। जी। मैं लिखूंगा तो क्या नया लिख दूंगा। मगर मेरा प्रयास ये है कि मेरे संपादकीय एक कहानीकार के संपादकीय हों। और आपको जान के शायद खुशी हो कि इन संपादकियों का शीर्षक होता है अपनी बात। जी। और 3 खंड इसके प्रकाशित हो चुके हैं इन संपादकियों के, यानी कि लगभग 200 संपादकीय उन 3 खंडों में हैं। तो ये कोशिश है कि जो भी, और मैं सिनेमा पे भी लिखता हूं, जी। स्पोर्ट्स पे भी लिखता हूं, अपने संपादकीय इन चीजों पे भी लिखता हूं। जी। जी। तो कोशिश ये रहती है कि लोगों को नई चीज का पता लगे। दूसरा जो लेखन है वो कहानी है। अब ये वाला लेखन तो मुझे मजबूरी हर सप्ताह करना ही है, इसको मैं रोक नहीं सकता क्योंकि हर सप्ताह मैगजीन अपलोड करनी है। कहानी लेखन में मैं उस स्टेज पे पहुंच गया हूं कि जब तक मुझे कहने के लिए कुछ नया ना हो, मैं क्यों लिखूं, कहानी को रिपीट क्यों करूं। जी। तो मेरी कहानियों में भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, चाहे एटीट्यूड हो, चाहे थीम हो, चाहे घटना हो। जब वो कुछ नया होता है तो मैं कहानी लिखता हूं। आप संदिग्ध की कहानियां भी देखेंगे जो मेरी किताब है, जी। 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 तो उसमें आपको 15 नए थीम मिलेंगे। जी। तो इसमें जी। कहानी का जो मतलब शायद थियोरेटिकल बोल रहा हूँ मैं, बट जैसा हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ाई एक गांव के स्कूल से की है और हमारे यहाँ हिंदी भी नहीं था। हमारी तो मतलब हमारा जो मदर टंग था उसमें ही स्कूलिंग हुई, तो सही हिंदी भी नहीं थी, बट हाँ जितना भी पढ़ने का मौका मिला। तो कहानियों में कुछ कथ्य होते हैं, उपन्यास बहुत सारी कहानियों के कथ्यों को मिला के एक और कुछ बड़ा रचने की कोशिश होती है। आपका जो कहना है कि जब तक कुछ नया कहने के लिए नहीं है तब तक नहीं लिखूं, शायद कहीं ना कहीं उस थ्योरी से भी लिंक करता है। और जो दूसरा आपने कहा, तो मुक्तिबोध जी का जो कहना है कि साहित्य के 2 पहलू हैं, एक तो ये कि मनोरंजन हो और दूसरा कि हम उससे कुछ वैल्यू लेके आए। अगर साहित्य में वो वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो शायद साहित्य नहीं है। तो इस पे मेरा एक प्रश्न होगा, चूंकि आप ऑलमोस्ट 30 दशकों से लिख रहे हैं, कि क्या आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि साहित्य कम और विक्रय परक ज़्यादा हो गया है, यानी लोग पढ़ने और समझने या उन मूल्यों पे बात करने की जगह पे वैसा लिखने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं जो बिके? देखिए, हिंदी में साहित्य बिकता नहीं है। उसका कारण है, जब हमने लिखना शुरू किया था, मेरा पहला कहानी संग्रह 1990 में छपा था वाणी प्रकाशन से, जी। काला सागर। जी। उसकी 1100 प्रतियां छपी थी।
उस जमाने में प्रकाशक 1100 प्रतियां छापता था, 100 प्रतियां रखता था कि लेखक को देनी है, फ्री देनी है, समीक्षा के लिए देनी है, और 1000 प्रतियों की रॉयल्टी देता था। आज पहला संस्करण 300 प्रतियों का होता है। तो 300 प्रतियां क्या तो बिकेंगी और क्या उस पर बातचीत होगी। हिंदी साहित्य 5000 लोगों का खेल है। वही लिखते हैं, वही पढ़ते हैं, और हम गलत फहमी में रहते हैं कि हम अपने लेखन से समाज को बदल देंगे। समाज तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि देखिए, हिंदी का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक जो आज तक हुआ है, उसका नाम था गुलशन नंदा। गुलशन नंदा से बड़ा बिकने वाला कोई लेखक नहीं हुआ। मगर हमारे जो हिंदी के मठाधीश हैं, उन्होंने गुलशन नंदा को कभी साहित्यकार माना ही नहीं। हिंदी सिनेमा में 1950 से 1970 के दशक के बीच में जो गीत लिखे गए, वो किसी भी मुख्य धारा की कविताओं से 1000 दर्जे अच्छे हैं, क्योंकि वो आपके मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो गीत की परिभाषा देते हैं। शैलेंद्र कहता है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। फिर शैलेंद्र गीतकार की परिभाषा देता है कि काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहां को सुनाना, कोई ना मिले तो अकेले में गाना। फिर वो जीवन की परिभाषा देता है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और साहिर कहता है संसार से भागे फिरते हो, भगवान से तुम क्या पाओगे, इस लोक को जो अपना ना सके उस लोक में क्या पाओगे। इतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो ये सब सिनेमा में लिखा गया जी। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ सिनेमा में लिखा गया वो इतना अच्छा था कि वो बहुत बेहतर था मुख्य धारा के साहित्य से, मगर उसे भी साहित्य नहीं माना गया। आप सोचिए, जो शकील ने लिखा, जो राजा मेहदी अली खान ने लिखा, जो कैफी आजमी ने लिखा, जो नीरज ने लिखा, जो इंदिवर ने लिखा, भरत व्यास ने लिखा। हम मानते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो साहित्य है। मगर जब राजेंद्र कृष्ण कहता है सुनो सुनो दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी, वो साहित्य नहीं है। वो साहित्य क्यों नहीं है? एक कहानी साहित्य है, दूसरी नहीं है। शायद या कि वो टीवी में चला गया है। नहीं, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ये तो साहित्य है जी। मगर ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है, जो मेरा सुहाग है वो रखी और आज उसकी लाज। देखिए, चेतक का नाम नहीं लिया दोनों में, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। तो जिसमें चेतक का नाम लिया उससे तो बेहतर कविता हुई ना। तो यहां तो नाम लिए बिना एस्टेब्लिश कर दिया, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। मगर ये साहित्य नहीं है। तो हमारे मठाधीशों ने हिंदी साहित्य का बहुत नुकसान किया है कि उन्होंने 1950 से 1970 के बीच लिखे गए फिल्मी गीतों को साहित्य नहीं माना। इसी तरह से जो आप कहते हैं बिकना, हाँ, चेतन भगत बिकता है, उस तरह से हिंदी का कोई लेखक नहीं बिकता है। इसलिए ये कहना कि हिंदी का लेखक, साहित्यिक लेखक बिक्री की तरफ देख रहा है, अगर बिक्री की तरफ देख रहा होता तो सब, आप मुझे हिंदी का एक लेखक बता दीजिए जो केवल लिख के खा रहा हो। सब खा के लिख रहे हैं। जब आप लिख के खा नहीं सकते तो बिकेगा क्या? क्या किसी लेखक को जानते हैं जो अपनी रॉयल्टी के ऊपर इनकम टैक्स दे रहा हो? शायद नहीं। क्योंकि 1 लाख रुपए में अगर 8000 रुपए किसी को मिलेंगे
मतलब मैं एक स्टार्ट, सॉरी, इस पे बात कर रहा हूँ कि 1 लाख के उस पे 8,000 किसी को मिलेगा तो क्या ही कर लेगा। और आज के जो सो कॉल्ड इन्फ्लेशन है या महंगाई दर जिसको कहें हम, तो इसमें कोई क्या ही कर लेगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई ऐसा शायद ही हो कि लेखक होके और पूरी जिंदगी की कमाई करे, ना कि एक प्रोफेसर होके और लेखक भी हूँ। जनरली मैंने ये देखा है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हिंदी के सारे लेखक लेखक भी हैं, लेखक भी हैं। लेखक ही नहीं है। जी, इस बात पे तो मैं सहमत हूँ। और सिर्फ हिंदी की ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ के कुछ और भी भाषा के लोगों से मिला हूँ, जो कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु में लिखते हैं, क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ 20-25 वर्षों से बैंगलोर में हूँ। तो यहाँ पे भी जिन लोगों से मिला मैं, जो साहित्य के क्षेत्र में या पुस्तकों के क्षेत्र में, साहित्य तो ना ही कहूँ तो बेहतर, तो इनमें से हर एक पहले कुछ और है और लिखते भी हैं। वो वाली चीज़ तो बिल्कुल सही, मतलब मुझे भी लगा कि ये चीज़, लेकिन इस चीज़ को बदले कैसे, मतलब क्या बदलाव लाया जाए। क्योंकि अब मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, बाहर की भी पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें एक बहुत काफ़ी हिट हुई और मूवी का चूंकि आपने जिक्र किया, जेके रॉलिंग जी, उनकी बुक आई, बुक का एक सिनेमांतरण हुआ, मूवी काफ़ी हिट हुई, बुक भी काफ़ी बिकी उसके बाद। तो ऐसा हिंदी या भारतीय भाषाओं के लिए क्या किया जाए जिसके चलते लोग पूर्णतया लेखक हों, ना कि लेखक भी हों। देखिए, जेके रॉलिंस से बहुत पहले उस तरह का लेखन हिंदी में हुआ है जिस तरह से वो कह रहे हैं। समस्या ये है कि जो भारत के फिल्म मेकर हैं वो इस तरह के थीम पे फिल्में जो बनाते हैं वो बी और सी ग्रेड के फिल्म मेकर होते हैं। अब चंद्रकांता संतति पे कितने सारे फिल्में बन सकती थी ना, मगर एक नहीं बनी। धारावाहिक तो आया एक था, सीरियल एक एक सीरियल धारावाहिक बना, जी जी जी। एक धारावाहिक आया था। तो महाभारत पे या रामायण पे जो फिल्में बनी वो बी और सी ग्रेड के लोगों ने बनाई, क्योंकि फिल्में सबसे बड़ा हीरो जो उनमें होता था वो दारा सिंह होता था या प्रदीप कुमार होता था, है ना। जी तो वो सेसिल बिलिया की तरह बेनहर या 10 कमांडमेंट्स नहीं बनाते थे ना। तो हमारे यहाँ का जो फिल्म मेकर है, मेरी बात हुई थी जब उनसे, महेश भट्ट से, जी पुरवाई के लिए इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि देखो, हिंदी का लेखक जब लिखता है अपने कमरे में तो वो एक कलम से बैठ के लिख देता है 2 घंटे में, 3 घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में। हम जब फिल्म बनाते हैं उससे सैकड़ों परिवार चलते हैं, और अगर हमारी फिल्म नहीं चलेगी, लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो वो सब लोग भूखे मर जाएंगे। अब आप देखिए, हमारा सबसे बड़ा लेखक प्रेमचंद है, जी। उससे बड़ा तो कोई कथाकार है नहीं। उनके नॉवेल्स पर कोई एक ढंग की फिल्म बनी, हालांकि एक में तो सुनील दत्त और साधना जैसे हीरो हीरोइन थे, गबन में, और गोदान में राजकुमार थे, मगर एक फिल्म ढंग की नहीं बनी। जो कोई ऐसा डायरेक्टर बनाता, बिमल रॉय ने अपनी बंगाली साहित्य पर फिल्में बनाई, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों पर फिल्में बनी, बेदी जी के एक चादर मैली सी पे अच्छी फिल्म बनी हिंदी में, जिसमें वाली नहीं थी। मगर हिंदी साहित्य पर अच्छी फिल्में नहीं बनी। एक आध कोई है, जैसे मनु भंडारी की कहानी पे हम्म रजनीगंधा बन गई, लेकिन वो अच्छी फिल्म है, भव्य नहीं है। हम्म भव्य फिल्म हिंदी साहित्य पे कभी सोची नहीं गई, बड़े लेवल पे कोई फिल्म नहीं सोची गई।
शायद क्योंकि फिल्में दाएं हाथ से बनती हैं, अच्छा। और हिंदी का लेखन बहुत देर से बाएं हाथ से होता है। अच्छा, तो भावनात्मक है। ना, लेफ्टिस्ट अप्रोच वाला ज्यादा साहित्य है हमारा। अच्छा, ओके, वैसे। लेफ्ट वाले जो है ना, वो बाएं हाथ से लिखते हैं, जी। और फिल्में दाएं हाथ से बनती हैं क्योंकि उसमें पैसा लगता है। तो बायां और दायां मिल नहीं पाते। हम्म। उस वजह से शायद वो इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते उन कहानियों पे, उन थीम्स पे, जो उनको लगता है कि नहीं पहुंचेंगे लोगों तक। एक बीच का है सिलसिला जिसमें बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, ये लोग जो फिल्में बनाते थे, ये एक मिडल ऑफ द रोड सिनेमा होता था, जो अच्छी कहानियों पर आधारित होता था। और मैं जैसे पहले कहा था ना, जब तक कुछ नया कहने को ना हो तो ना लिखो। सिनेमा में एक है कि बात नई ना हो, कहने का अंदाज तो नया हो। हाँ। अब जैसे राज कपूर ने जब बॉबी बनाई, तो वो हिंदी सिनेमा का सबसे घिसा पिटा थीम था। अमीर लड़का, गरीब लड़की, जी। प्यार हो गया, प्रॉब्लम्स। मगर इससे पहले जो फिल्में बनती थी उसमें हीरो हीरोइन को देख के दिल चाहता था पूछे कि भाई बच्चे कहां छोड़ा है। ऐसे लगते थे वो देखने में। ये पहली बार हुआ कि टीनेजर्स स्क्रीन पे दिखाई दिए, और उनका जो प्यार था वो सच्चा प्यार लग रहा था कि हाँ, ये टीनेजर्स ऐसे ही प्यार करते होंगे। तो यानी कि कहने का अंदाज बदल गया, जी। है ना। तो या तो आपके पास कुछ नया हो, या कहने का अंदाज नया हो। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, और इनमें श्रीलाल शुक्ल माहिर थे। उन्होंने राग दरबारी में वो सारी बातें कही जो पहले कही जा चुकी थी, बिल्कुल। मगर उनका एक अंदाज ऐसा आया नया कि जिसने हम सबको एकदम से चौकन्ना किया कि अरे ये भी एक तरीका है बात कहने का। ज्ञान चतुर्वेदी का बारामासी पता चलता है, करे हाँ, कुछ नई बात है भाई। ये व्यंग में पता तो नहीं, शायद मैंने कम पढ़ा है या जो भी, बट मुझे अभी तक राग दरबारी से अच्छा व्यंग मिला नहीं। अगर कुछ है तो जरूर बताइए, मतलब और क्या पढ़ सकते हैं व्यंग पे। ऐसा होता है, देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हर काल की एक रचना होती है, जी। वो उसी काल में संभव होती है। अब श्रीलाल शुक्ल जी को अपना नॉवल मकान ज्यादा अच्छा लगता था। जब मैं उनसे मिला लखनऊ में, तो उन्होंने मुझे कहा, तेजेंद्र, हर रचना की एक जन्म पत्री होती है। वो जन्म पत्री में जो सितारे होते हैं ना, वो उस रचना को पॉपुलर करते हैं या पॉपुलर नहीं होने देते हैं। तो राग दरबारी के सितारे बहुत मजबूत थे, और मकान के सितारे कम मजबूत थे। तो जो उनका प्रिय उपन्यास था उसकी कोई चर्चा नहीं होती। राग दरबारी को पहले लोग छाप नहीं रहे थे, अच्छा। कि उनको समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज है। अच्छा, नया था इसलिए। ये नया अंदाज था ना। जी जी। इससे पहले छोटे छोटे व्यंग्य लिखे जाते थे। हम्म। 1500 शब्द का, 2000 शब्द का एक व्यंग्य रचना होती थी। मगर ये एक पूरा भरपूर नॉवल था, पूरी दुनिया थी। तो जब इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया, जब ये एस्टेब्लिश हो गया, तो अब देखिए कहां पहुंच गया। क्योंकि पहले किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये चीज क्या है, सही बात। इसको उपन्यास कैसे माने, ये टिपिकल उपन्यास तो है नहीं। हाँ। तो जब आप एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कभी कभी एक नया मील का पत्थर बन जाता है। तो अब क्योंकि वो पहला था, तो दूसरा कोई कितना भी अच्छा लिखे, वो क्योंकि उसने आके हमें झंझोड़ा था, हमारी मानसिकता को, हमारी सोच को बदला था, तो हम बहुत आसानी से उसको भूल नहीं पाते, और हमेशा लगता है कि कसर रही। अब जो लोग दिलीप कुमार को पसंद करते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कि अमिताभ बच्चन एक्टिंग को कितना आगे ले गया, क्योंकि दिलीप कुमार के पास दिलीप कुमार की विरासत नहीं थी। उन्होंने एक शुरुआत की थी। अमिताभ बच्चन के पास दिलीप कुमार की विरासत थी। उसे मालूम था कि दिलीप कुमार ऐसा कर
अब मुझे इससे आगे लेके जाना है। इसी तरह जो आज के व्यंग्यकार हैं उनके पास श्रीलाल शुक्ल की विरासत है। जो यंगर व्यंग्यकार हैं उनके पास ज्ञान चतुर्वेदी की विरासत है। प्रेमचंद मेजर ने मैं भी कुछ कोशिश की है। उपन्यास लिखने की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। व्यंग्यकार तो बहुत है, परसाई जी हैं, जोशी जी हैं, प्रेमचंद मेजर हैं, हरीश नवल हैं, सब हैं, सुभाष चंद्र हैं, ये सब लोग हैं। मगर अब आजकल अर्चना चतुर्वेदी बहुत अच्छा व्यंग लिख रही हैं। अच्छा। तो ये वो लोग हैं जिनके पास दूसरे लोगों की विरासत है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम किस्मत वाले हैं कि हमारे पास प्रेमचंद की विरासत है। हमें प्रेमचंद की तरह नहीं लिखना है, हमें अपने समय को लिखना है। मगर दृष्टि प्रेमचंद वाली चाहिए, जिस गहराई से उन्होंने अपने समय को पकड़ा, हमें उसी गहराई से अपने समय को पकड़ना है। ये फर्क है। तो सामयिक परिवेशों का कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर होता है लेखकों पे भी। देखिए, जिस काल में आप जी रहे हैं, अगर आप उस काल को नहीं लिख रहे हैं, उस काल को महसूस नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, आज अगर आप कहें कि टेलीग्राम आई, तो पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि टेलीग्राम क्या होती है। अब बताइए, आज के बच्चों ने कभी टेलीग्राम देखी है? नहीं। नहीं आती ना, नहीं। क्योंकि टेलीग्राम से पहले ईमेल आ जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। तो क्या होता है, जो काल होता है उस काल को लिखना होता है। आज जब मैं पढ़ता हूं, मुझे किताबों के पन्नों से खुशबू आती है, मैं उनको मिस करता हूं। यकीन मानिए, मैंने हाथ से एक सेंटेंस पिछले 24 साल में नहीं लिखा। मैं डायरेक्ट कंप्यूटर पे टाइप करता हूं, 24 साल हो गए। अब मैं कैसे इतना नॉस्टैल्जिक हो सकता हूं? जो नई पीढ़ी है वो पढ़ ही ऑनलाइन रही है। दुनिया में ऑडियो बुक्स पॉपुलर हो रही हैं, और हम कहें जी कि हमें तो जब तक किताबों में रखे हुए गुलाब के फूल की पत्तियां नहीं दिखाई देंगी, भाई वो खत्म हो गया टाइम। टाइम के साथ आगे बढ़ो। ये गुलजार की रोमांटिक फीलिंग्स जो है ना, ये इससे बाहर आ जाओ। दुनिया कुछ और है, बदल गई है। उसको अपने लेखन में लाओ जो आज की दुनिया है। और जब मैं आज की दुनिया पे लिखूंगा तभी तो आप लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, या आपसे भी एक जनरेशन जो बाद है वो तभी तो जुड़ेंगे जब मैं आपके बारे में लिखूंगा। अगर मैं आज भी उन्हीं किताब को खोल के पन्नों में से खुशबू लेते हुए गुलाब की पत्तियों का लिखूंगा, तो आज लव लेटर कौन लिखता है भाई इस तरह? कहां लिखा जा रहा है? आज लव लेटर लिखने से पहले तो शारीरिक संबंध बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जमाना जैसे जैसे बदला है, लेखक को अपनी अप्रोच बदलनी होगी। ठीक है, बट अच्छा, अप्रोच का मतलब इसको कैसे लिया जाए? जैसे आपने कहा कि समय पे लिखो, बट भावना प्रेमचंद वाली होनी चाहिए। भावना नहीं, दृष्टि। दृष्टि। दृष्टि से मतलब है समझ। जैसे वो अपने काल को समझते थे गहराई से, जी। ऐसे आप अपने काल को समझिए उसी गहराई से। तो क्या इस आप गहराई को पाने के लिए उतना, देखिए मैं थोड़ा इसको एनालॉजिकली ले रहा हूँ दूसरे चीज पे, कि आप समुंदर में या कहीं भी जहाँ पे आप कहते हैं कि मैं तैर सकता हूँ या गहरे में तैर सकता हूँ, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप गहराई से लिख भी तभी पाओगे, या तो आप सामाजिक रूप में बहुत जुड़े हुए हो, या फिर आप लोग बहुत लोगों को उस सामयिक टाइम, मतलब उस समय के सापेक्ष बहुत लोगों को पढ़ा हो। आजकल लेखक लिखते ज़्यादा हैं, पढ़ कम रहे हैं। ऐसा मुझे भी इसलिए लग रहा है क्योंकि जिन लोगों से मैं भी मिला, और मैंने जब पूछा कि आपके प्रिय लेखक कौन हैं, या आप किनको पढ़ना पसंद करते हैं, तो काफ़ी लोगों को, एटलीस्ट नए वाले जो लेखक हैं, उनका था कि मैं किसी को पढ़ता नहीं हूँ, मैं बस
शांता सुखाय रघुनाथ गाथा टाइप्स मैं अपने से लिखता हूँ, ये मेरी भावनाएं हैं। अब ये हो सकता है कि वो प्रदर्शित ना करना चाहते हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या लेखकों को उतना पढ़ना भी चाहिए ताकि वो उस तरह से लिख सके, ताकि उस पैठ में जा सके। देखिए, जब तक आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आप अच्छा लिख नहीं सकते, क्योंकि पहिए का विकास हो गया, जी पहिया बन गया। फिर पहिया जो है वो पहिए से साइकिल बन गया, जी वो साइकिल के साथ बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी बन गया, फिर वो मोटरसाइकिल बन गया, फिर वो कार बन गया, फिर वो हवाई जहाज बन गया। अगर आपको नहीं पता कि ये सब बन चुका है, तो आप तो पहिए का ही आविष्कार करते रहेंगे, सही बात। क्योंकि आपको पता ही नहीं कितने तरक्की हो चुकी है। तो जब तक आप साहित्य को पढ़ेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा क्या लिखा जा चुका है और किस लेवल का लिखा जा चुका है। संबंधों के बारे में भी क्या कुछ लिखा जा चुका है, समाज के बारे में क्या कुछ लिखा जा चुका है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि तेजेंद्र शर्मा की कहानी है कब्र का मुनाफा, जिसमें लोग एक ही फाइनेंशियल स्तर के लोग एक प्लॉट बुक कर लेते हैं कि हमारे परिवार के लोग इस प्लॉट में कब्रें लेके दफनाए जाएंगे, क्योंकि हम मरने के बाद धोबी या प्लम्बर के साथ नहीं लेटना चाहते। और फिर बहस होती है, क्या बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री नहीं हो सकता? अपने बच्चों का भी इंतजाम कर लें, है ना? तो ये कि भाई लाश का मेकअप करवाना है तो ब्राइडल मेकअप के इतने पैसे लगेंगे। अगर आपके चेहरे पे चोट लग गई एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको भरने के इतने पैसे लगेंगे। और अगर आप कुछ नहीं अफोर्ड कर सके, तो हमारे प्रोडक्ट खरीद लीजिए, उसी से लाश का मेकअप कर दीजिए, तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। मतलब तो मौत बाजारवाद का हिस्सा बन गई। और जब पत्नी कहती है कि हमें नहीं बुक करनी इस तरह से बुर्जुआ वाली जो वो कब्र है, जहां मरेंगे क्या पता हम यहां मरें, कहीं आप इंडिया जाके पाकिस्तान जाके मर गए तो आपको उठा के यहां थोड़ी रहेंगे। तो वो जब कैंसिल करने लगती है, तो पति कहता है बेवकूफ, कैंसिलेशन चार्ज लग जाएंगे। तो वो कहती है कि भाई मैं दे दूंगी। और जब वो फोन करती है कैंसिल करने के लिए, तो वो कहता है जब आपने खरीदी थी कबर तो 700 पाउंड की थी, अब टाइम के साथ इन्फ्लेशन हो गया, अब एक एक कबर 1150 पाउंड की हो गई। तो वो कहती है आप तो कह रहे थे कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, यहाँ तो 450 पाउंड का फायदा हो गया। तो हस्बैंड जैसे ही सुनता है कि 450 पाउंड का फायदा हो गया, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, एक नया धंधा मिल गया था, कबर खरीदो कबर बेचो, कबर खरीदो कबर बेचो। अब जब तक आपने नहीं पढ़ा, आपको कैसे पता चलेगा कि इस विषय पे कहानी लिखी जा चुकी है? आप इससे आगे की कहानी कैसे लिखेंगे? बिल्कुल। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम मास्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, दूसरी भाषाओं के लेखकों को नहीं पढ़ेगा। मेरे साथ ये फायदा है, मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की है, तो मैं पढ़ा हुआ हूं। मैंने हिंदी के लेखकों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं उनके बारे में चर्चा कर सकता हूं, मैं उनसे सीखता हूं। मैं युवा पीढ़ी को ही पढ़ा है, तो मैं उनसे भी सीखता हूं कुछ, कि अरे तो अब जैसे मेरी जो भाषा है बोलचाल वाली भाषा है, मगर ऐसे भी युवा पीढ़ी के लेखक हैं जो बहुत खूबसूरत सुंदर साहित्यिक भाषा लिखते हैं, जिसको पढ़कर बहुत आनंद आता है। ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नकली भाषा लिखते हैं, जिनको पढ़ के लगता है भाई ऐसा लिखने का क्या फायदा कि हर लाइन के साथ डिक्शनरी उठानी पड़े। तो
कविता को कविता लगना भी चाहिए। कविता कहानी से अलग क्यों है? क्योंकि उसमें एक रिदम है, शब्दों में क्राइम है, और उन्हें गाया जा सकता है। जब आप कहते हैं रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, तो एक ठक 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 एक मूव करता है ना। आज की कविता में वो नहीं है। आज की कविता विचार है, विचारधारा है, और प्रोज के बहुत नजदीक है। छंद किसी को आता नहीं, किसी को पता नहीं छंद क्या होता है। जब तक आप छंद पढ़ेंगे नहीं तो छंद में लिखेंगे कैसे? हाँ, तुकांत कविताओं का अंत तो कहीं ना कहीं शायद 1990 के बाद से बहुत लोगों को जिनको पढ़ा वो तो तुकांत कविताएं ही लिखते हैं। और जैसे आपने कहा कि छंद या उनका मात्रा गिरना, कितनी मात्राएं आएंगी एक एक पंक्ति में, और उन पंक्तियों पे अगली पंक्ति पे कितनी मात्राएं आएंगी, और उर्दू की आवाज़ कहूँ तो कितने बहर आएंगे, ये तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है यहाँ पे, जहाँ पे शायद जो जनरल लिखने वाले होते हैं वो उस टेक्निकलिटी तक मेहनत नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसा है, उनको ज्ञान ही नहीं है, मगर लिखना है और उसको कभी कविता कहना है। अभी देखिए, ये ऐसा है, एक गांव में सारे नकटे रहते थे जी। तो एक नाक वाला वहां पहुंच गया, तो सब ने कह ले ये नाक वाला है, ऐसे ये क्या कैसे शख्स है? उस बेचारे को नाक कटवानी पड़ी उनके गांव में रहने के लिए। तो ये क्योंकि आपको छंद नहीं आता, क्योंकि आपको कोई ज्ञान नहीं है, बहर का कुछ पता नहीं है, वजन का कुछ आइडिया नहीं है, तो आप कहोगे साहब वो तो कविता है ही नहीं। कविता ये है जो इतने हजार सालों से कविता चली आ रही थी भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोको उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, ये कविता ही तो है ना। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि उसमें कविता है ना। कविता के शब्द अलग होते थे, कविता के म्यूजिक होता था एक एक लाइन में, गेयता होती थी कविता में। वो आज नहीं है। आज का कवि अपनी डायरी ले बिना अपनी कविता नहीं सुना सकता। कितने कवि हैं जो तुकांत लिखते हैं और जिनको अपनी कविताएं याद हो? आप गिन सकते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक उसमें राइम रिदम नहीं होगा आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। फिल्मी गाने क्यों याद हो जाते हैं? आप आज भी किसी बच्चे से कहें गाना सुनाओ तो वो आपको ए.आर. रहमान के गाने नहीं सुना सकता, दो तीन के अलावा, क्योंकि ए.आर. रहमान के जो गाने हैं उनका फॉर्मेट नहीं है, म्यूजिक है, लेकिन वो कहीं से कहीं चले जाते हैं। जो फिल्म के गाने का फॉर्मेट था, स्थाई अंतरा स्थाई अंतरा स्थाई अंतरा स्थाई अंतरा, वो रहमान के पास नहीं है, इसलिए उसके गाने याद नहीं होते। तो बच्चे आज भी वही गाने सुनाते हैं जिनमें स्थाई और अंतरा होता है। तो जब तक एक डिसिप्लिन में बंध के नहीं लिखा जाएगा वो रचना पहुंचती नहीं कहीं। रचना को पहुंचाने के लिए, अब देखिए ऐसा क्यों है कि दो पंक्तियों का एक शेर कितना कुछ पहुंचा देता है। जैसे मैं अपना शेर सुना रहा हूं, बड़े लोगों का नहीं सुना, मैं तो शायर हूं नहीं, मगर कभी कभी करता हूं जब दिल में उठती है कि घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है। घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है। जग सोच रहा था कि है वो मेरा तलबगार, जग सोच रहा था कि है वो मेरा तलबगार, मैं जानता हूं उसने ही बर्बाद किया है। बहुत खूब, बहुत। तो 4 लाइनों में इतना कुछ कह दिया जो अतुकांत वाला 2 पेज में नहीं कह पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फर्क है कि जब आप किसी विधा में मास्टरी करते हैं, उसे समझते हैं,
उसके लिए मेहनत करते हैं, तो वो रचना बेहतर बन जाती है और अलग बन जाती बिल्कुल। समय का ध्यान रखते हुए तेजेंद्र जी, आज्ञा चाहूँगा अभी। हम फिर जुड़ेंगे, शायद हम फिर बात करेंगे, बट तब तक के लिए आशीर्वाद बनाए रखें और जुड़े रहें, बात करते है। रहें। खुश रहिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गॉड ब्लेस यू।